Hello everyone, my name is Gitanjali and today we will be discussing daily lead code problem. तो आज का प्रॉब्लम है नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म अ टारगेट स्ट्रिंग गिवन अ डिक्शनरी. तो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रही है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमें एक वर्ड्स एरे गिवन होगा जिसमें कुछ स्ट्रिंग्स होंगी और उन सभी स्ट्रिंग्स की लेंथ इक्वल होगी और साथ में हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी टारगेट. हमें क्या करना है, इन वर्ड्स में गिवन स्ट्रिंग्स का यूज करके टारगेट स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करनी है. अब इन वर्ड्स में से कैरेक्टर्स कैसे यूज करने हैं उनके रिगार्डिंग हमें कुछ रूल्स दिए हैं जिनको फॉलो करके हमें टारगेट स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करनी है. तो वो रूल्स क्या हैं? सबसे पहले तो फर्स्ट रूल कहता है कि टारगेट स्ट्रिंग लेफ्ट टू राइट एज इट इज बननी चाहिए. मतलब हम फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे और लास्ट कैरेक्टर तक हमें टारगेट स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करनी है. और सेकंड कंडीशन हमें क्या गिवन है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को चूज कर लेते हैं किसी वर्ड में से, मतलब किसी भी इन सभी स्ट्रिंग्स में से किसी वर्ड में से अगर मैंने कोई कैरेक्टर चूज कर लिया तो उस स्ट्रिंग में से मैं उससे पिछला वाला कोई कैरेक्टर नहीं यूज कर सकती. इनफैक्ट सिर्फ उसी स्ट्रिंग में से नहीं, बाकी सभी स्ट्रिंग्स में से भी उस इंडेक्स से पहले वाला कोई भी इंडेक्स मैं नहीं चूज कर सकती आगे के लिए कि आगे कोई भी कैरेक्टर मुझे और चाहिए होगा तो मैं हमेशा उस पर्टिकुलर इंडेक्स के बाद वाले इंडेक्सेस ही चेक करूंगी, उससे पिछले वाले इंडेक्सेस में से मैं नहीं चूज करूंगी. नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है हमारे पास कि हम एक वर्ड में से एक स्ट्रिंग में से कितने भी कैरेक्टर्स चूज कर सकते हैं बट उन कंडीशंस का ध्यान रखते हुए जो हमें गिवन है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँ तो टारगेट स्ट्रिंग हमें ये गिवन है और हमें 3 स्ट्रिंग्स गिवन है ACCA, 4 टाइम्स BCACA, और इन स्ट्रिंग्स का यूज करके मुझे ये टारगेट स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करनी है. तो मैं क्या चेक करूंगी, अभी स्टार्टिंग में मैंने कोई भी कैरेक्टर चूज नहीं किया है तो मेरे पास चॉइस है कि मैं अभी कोई भी इंडेक्स चेक कर सकती हूँ अपना कैरेक्टर फाइंड करने के लिए. तो सबसे पहले मुझे ए कैरेक्टर फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगी, अभी मैं सभी इंडेक्सेस चेक करूंगी कि आप मुझे सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हुए कि क्या मुझे ए कैरेक्टर दिखाई दे रहा है. तो मुझे यहाँ फर्स्ट इंडेक्स पे पहले वर्ड में ए कैरेक्टर दिख गया. तो अगर मैं ये ए कैरेक्टर चूज कर लेती हूँ तो मैंने क्या किया, जीरोथ इंडेक्स पे एक कैरेक्टर चूज कर लिया. सभी वर्ड्स में से एक वर्ड में से मैंने जीरोथ इंडेक्स का कैरेक्टर चूज कर लिया. तो अब मेरे पास कंडीशन लग गई कि अब अगर मैं नेक्स्ट कोई कैरेक्टर चूज करूंगी तो मैं जीरोथ इंडेक्स तक की स्ट्रिंग में से किसी स्ट्रिंग में से नहीं चूज करूंगी. तो मतलब मैं इसका भी अब जीरोथ कैरेक्टर नहीं यूज कर पाऊंगी, ना ही मैं इसका जीरोथ कैरेक्टर यूज कर पाऊंगी. तो अब मुझे अगर बाद में कोई कैरेक्टर चेक करना होगा, सपोज अब मुझे बी चेक करना है तो मैं बी इतनी स्ट्रिंग में नहीं देखूंगी किसी भी, अब मुझे पिछले वाले इंडेक्सेस में से ढूंढना होगा बी. और यही अगर सपोज मैं ये वाला ए चूज कर लेती तो मेरे पास कंडीशन क्या लग जाती कि मैं फर्स्ट इंडेक्स तक की स्ट्रिंग में से अब नहीं चूज कर सकती, मुझे सिर्फ उसके बाद बाद वाली स्ट्रिंग में से चेक करना है. तो इस तरह कंडीशंस गिवन है. तो बेसिकली मुझे टारगेट स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करनी है सभी स्ट्रिंग्स के इंडेक्सेस के बेसिस पे और मुझे लास्ट पे बताना है कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं जिनको यूज करके मेरे टारगेट स्ट्रिंग मैं कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ. मतलब हो सकता है मैं ये वाला ए चूज कर लूँ और नेक्स्ट कैरेक्टर चूज करने के लिए मेरे पास 3 कैरेक्टर्स बच जाएंगे सभी स्ट्रिंग्स में से, तो मैं उनमें से बी देखूंगी, तो फिर उनमें से बी चूज करके फर्दर मैं ए दोबारा चेक करूंगी. हो सकता है मैं ये ए ना चूज करके सीधा ही इस वाले ए को चूज कर लूँ थर्ड स्ट्रिंग में से, तो ये भी एक पॉसिबल वे हो सकता है. तो लास्ट तक मुझे चेक करना होगा क्या इन वेज, क्या किसी पर्टिकुलर वे से मेरी टारगेट स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, और अगर हो रही है तो मैं 1 रिटर्न कर दूंगी. कहने का मतलब तो एक पॉसिबल वे होगा वो. अब इस सैम्पल टेस्ट केस में हमारे पास 6 पॉसिबल वेज हो सकते थे. पहला वे क्या हो सकता था कि मैं इस स्ट्रिंग में से जीरोथ इंडेक्स चूज कर लूं जो कि मैंने अभी आपको बताया था, और उसके बाद अब मैंने क्योंकि जीरोथ इंडेक्स चूज कर लिया है तो अब मेरे पास सिर्फ चॉइस बचती है 1 टू लेकर 3 तक के इंडेक्सेस की. क्योंकि मैंने जीरोथ इंडेक्स चूज कर लिया, अब मैं किसी भी स्ट्रिंग में से किसी भी स्ट्रिंग का जीरो या उससे पहले वाले कैरेक्टर्स नहीं ले सकती. और यही अगर सबसे पहले मैंने इसका फर्स्ट कैरेक्टर ले लिया होता, मतलब फर्स्ट इंडेक्स ले लिया होता, तो इसके बाद
मैं किसी भी स्ट्रिंग का 0 और 1 इंडेक्स नहीं ले सकती थी। अब मुझे अगर आगे के कैरेक्टर्स चेक करने हैं तो मैं हमेशा 1 के बाद वाले इंडेक्सेस चेक करूंगी सभी स्ट्रिंग्स में से। तो बेसिकली ये था। अब हम अप्रोच देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, टारगेट स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को ढूंढना है स्ट्रिंग्स में से। तो ब्रूट फोर्स तो ये हो सकती है कि हर एक पर्टिकुलर टारगेट के इंडेक्स के लिए मैं सभी स्ट्रिंग्स को लूप की हेल्प से चेक करूं कि क्या मुझे वो कैरेक्टर मिलता है, देन उसके बाद अकॉर्डिंगली प्रोसीड करूं। बट उससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंक्रीज हो सकती है। तो मैंने इसे ऑप्टिमाइज वे करने के लिए एक फ्रीक्वेंसी एरे का यूज़ किया। बेसिकली मैंने क्या किया, एक फ्रीक्वेंसी 2D एरे बनाया जिसमें जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, बिकॉज हमें ये कंडीशन गिवन है कि सभी स्ट्रिंग्स की लेंथ सेम होगी, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है। हमें ये टारगेट स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। तो मैंने एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाया जिसमें मैंने क्या किया कि 2D एरे है, हर एक इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग 26 का एरे बनाया। मतलब 2D एरे है एक तो 4 का साइज होगा इसका, मतलब इसमें कॉलम्स 4 होंगे क्योंकि मेरे पास 4 ही लेंथ है हर एक स्ट्रिंग की, और हर एक कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग 26 होंगी रोज। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास 26 कैरेक्टर्स हैं और मैं उन 26 कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले एक ही फ्रीक्वेंसी स्टोर होगी। तो मैंने चेक किया सभी स्ट्रिंग्स का 0th कैरेक्टर, मैंने चेक किया तीनों स्ट्रिंग्स का 0th कैरेक्टर मैंने चेक किया। मैंने देखा उसमें ए की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है 1, बी की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है 1 बार, और सी की फ्रीक्वेंसी क्या है 1। और सिमिलरली इस तरह प्रोसीड करते करते मेरे पास जेड की फ्रीक्वेंसी कितनी है 0। तो इसी तरह मैं 26 कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लूंगी स्ट्रिंग्स के हर एक इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग। देन मैंने चेक किया सेकेंड इंडेक्स हर एक स्ट्रिंग का, हर एक स्ट्रिंग का सेकेंड इंडेक्स चेक किया और उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली। सिमिलरली गोज फॉर थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स। और अब मुझे क्या करना है, मुझे टारगेट स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। तो मैं क्या करूंगी, मैं फंक्शन में 2 पॉइंटर्स पास कर दूंगी। अपना जो भी रिकर्सिव फंक्शन मैं बनाऊंगी उसमें 2 पॉइंटर्स पास कर दूंगी, आई और जे। मेरा ith पॉइंटर तो हमेशा पॉइंट करेगा इस वाली स्ट्रिंग्स के इंडेक्स को, मतलब जो स्ट्रिंग्स हमें वर्ड एरे में गिवन है उनके कौन से इंडेक्स वाले कैरेक्टर मैं चेक कर रही हूँ वो रिप्रेजेंट करेगा आई, और जे रिप्रेजेंट करेगा टारगेट के इंडेक्स को कि अब मुझे टारगेट इंडेक्स का कौन सा वाला कैरेक्टर ढूंढना है वर्ड्स में से। तो अभी मेरे स्टार्टिंग में 0,0 पास होगा कि मैं अभी स्ट्रिंग जो सभी स्ट्रिंग्स गिवन है उनका भी 0th कैरेक्टर चेक कर रही हूँ, और अभी मैंने टारगेट में से भी कोई कैरेक्टर मैच नहीं किया है, तो मैं अभी स्टार्टिंग पे ही हूँ। तो अभी मुझे ए फाइंड करना है और मैं इस इंडेक्स पे हूँ। सभी स्ट्रिंग्स का मैंने चेक किया क्योंकि सभी स्ट्रिंग्स की फ्रीक्वेंसी तो स्टोर ही है मेरे पास। तो मैंने देखा इस वाले इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग 0th इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ए की फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है। तो ए की फ्रीक्वेंसी थी 1। तो मुझे पता चल गया कि किसी भी वर्ड में से, अगर किसी भी स्ट्रिंग में से मुझे 0th इंडेक्स में से कैरेक्टर चूज करना है ए, तो मैं कर सकती हूँ क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 0 से ज़्यादा है। तो ए मेरे पास प्रेजेंट है किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में। तो इस फर्स्ट स्ट्रिंग में मुझे पता है कि ए प्रेजेंट है। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हो सकती हैं, या फिर तो मैं ये करूँ कि ये वाला ए चुपचाप ले लूँ और नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव ऑन कर जाऊँ, और साथ में बाकी बचे इंडेक्सेस में से 1, 2 एंड 3, इन तीनों इंडेक्सेस में से मैं बचे कैरेक्टर्स ढूंढूं। या सेकंड ऑप्शन हो सकती है कि मैं इस वाले इंडेक्स से ए ना चूज करूं, मैं अगले वाले इंडेक्सेस पे देखूं क्या मुझे ए मिलता है, और उनमें से ए चूज करके फिर बाकी बचे इंडेक्सेस में से मैं बाकी कैरेक्टर्स चूज करूं। तो पहला ऑप्शन तो मेरे पास क्या हो सकता है कि मैंने ये ए चूज कर लिया। अब यहाँ पे तो चलो ए की स्ट्रिंग में ए है, पर ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ भी ए होता तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 2 हो जाती। तो मेरे पास ऑप्शंस कितनी थी कि मैं ये ए भी चूज, इस स्ट्रिंग का ए भी चूज कर सकती हूँ और इस स्ट्रिंग का ए भी चूज कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, अपने जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसे साथ में मल्टीप्लाई करती जाऊंगी फंक्शन कॉल्स के, ताकि क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं ना। तो अगर यहाँ पर तीनों जगह ए होता तो मेरे पास 3 ऑप्शंस होती कि मैं इस वाली स्ट्रिंग का ए ले लूँ, इस वाली स्ट्रिंग का ए ले लूँ, या इस वाली स्ट्रिंग का ए ले लूँ। तो इसलिए मुझे साथ में फ्रीक्वेंसी भी मल्टीप्लाई करते जाना पड़ेगा। तो और दूसरी ऑप्शन क्या है कि मैं इसमें से कैरेक्टर नहीं ले रही हूँ। तो इसमें से अगर मैं कैरेक्टर नहीं ले रही हूँ तो अब मैं चुपचाप नेक्स्ट वाला इंडेक्स चेक करूँगी कि उसमें मुझे ए मिलता है या नहीं।
तो उसमें मैं सिंपली i+1 तो कर दूंगी, क्योंकि स्ट्रिंग्स का तो मैंने इंडेक्स इंक्रीमेंट कर दिया, पर जे इंक्रीमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि अभी मैंने पिछले इंडेक्सेस में से ए चूज नहीं किया है। स्टिल मुझे ए ढूंढना है, तो जे मेरा एज इट इज रहेगा। पर पहले केस में क्योंकि मैंने ए अपना चूज कर लिया इसमें से, कि ठीक है मैं ए यहाँ से ले लूंगी और मैं बचे कैरेक्टर्स बचे हुए इंडेक्सेस में से ढूंढूंगी, तो उस केस में मेरा जे भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, कि मैंने ए कैरेक्टर चूज कर लिया है, अब मुझे बी ढूंढना है बचे हुए कैरेक्टर्स में से। सिमिलरली इस तरह मेरी बाकी फंक्शन कॉल्स भी होंगी। और इसमें बेस कंडीशन क्या हो जाएगी, कि अगर मेरे इंडेक्सेस ट्रेवर्स करते करते मेरा जेथ इंडेक्स कंप्लीट कर जाता है टारगेट स्ट्रिंग को, मतलब उसकी वैल्यू इस स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाती है, देन मैं चुपचाप 1 रिटर्न कर दूंगी। क्यों? क्योंकि मतलब मेरी टारगेट स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। ये एक जो भी मैंने मतलब वे चूज किया था, पॉसिबल वे, वो करेक्ट वे था, क्योंकि मेरी टारगेट स्ट्रिंग कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, तो उस केस में मैं 1 रिटर्न कर दूंगी। बट अगर कोई ऐसा केस बन जाता है कि अभी जे पॉइंटर तो अभी स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं कर पाया है, बट मेरा आई पॉइंटर सभी कैरेक्टर्स देख चुका है, और अब उसके पास देखने के लिए कोई भी कैरेक्टर नहीं बचे, मैंने सभी इंडेक्सेस चूज कर लिए हैं, तो उस केस में मैं 0 रिटर्न कर दूंगी, कि उस पॉसिबल वे में मेरी स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती है। तो अब इसे थोड़ा सा कोड की हेल्प से समझते हैं। तो कोड में बेसिकली मैंने क्या किया है, पहले तो मैंने एन और एम ले लिए वेरिएबल्स। एम है मेरे किसी भी स्ट्रिंग की जो लेंथ है, जैसे यहाँ पर मेरी जो स्ट्रिंग्स हैं उन सबकी लेंथ 4 है, तो एम में वो 4 वैल्यू स्टोर होगी। फिर मैंने बनाया एक फ्रीक्वेंसी एरे, जो कि जिसकी नंबर ऑफ रोज होंगी, जितने इसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स हैं, और हर एक कैरेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग 26, मतलब फर्दर 2D एरे है बिकॉज, तो हर एक इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग 26 कॉलम्स होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 26 कैरेक्टर्स होते हैं, हमें उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है। देन आता है हमारे पास डीपी एरे। अब मैंने फॉर लूप की हेल्प से फ्रीक्वेंसी एरे में सभी कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली, और फाइनली मैंने रिटर्न कर दिया फंक्शन कॉल। इसमें मैंने दो पैरामीटर्स पास किए, वेरिएबल्स आई और जे। अभी आई और जे दोनों 0 हैं। साथ में मैंने पास की अपनी टारगेट स्ट्रिंग, वर्ड्स और फ्रीक्वेंसी एरे। और डीपी एरे का क्या यूज़ है? डीपी एरे मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सेम आई कॉमा जे की फंक्शन सेम आई कॉमा जे की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन कॉल मुझे दोबारा करनी पड़ जाए। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग ऑल द रिकर्सिव फंक्शंस अगेन, तो मैं डीपी एरे में आई कॉमा जे के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या उसकी वैल्यू आ रही है वो स्टोर करके रख लूंगी। इससे अगर मुझे दोबारा कभी सेम आई कॉमा जे के लिए रिकर्सिव फंक्शन कॉल करनी पड़े, तो मैं सारे रिकर्सिव फंक्शंस दोबारा से सॉल्व नहीं करूंगी, सीधा डीपी एरे से उसकी वैल्यू रिटर्न कर दूंगी। ये हमारी आ गई बेस केस कंडीशंस। इसमें क्या है कि अगर जे की वैल्यू टारगेट लेंथ के साइज से के इक्वल या उससे ज़्यादा है, तो मैं सिंपली 1 रिटर्न कर दूंगी कि मेरी टारगेट स्ट्रिंग बन चुकी है। अदरवाइज आई की वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाती है तो मैं 0 रिटर्न कर दूंगी। अब मैंने आंसर वेरिएबल ले लिया लॉन्ग लॉन्ग, ताकि मतलब रेंज से बाहर ना जाए, इस वजह से लॉन्ग लॉन्ग लिया, और उसमें 0 स्टोर कर दिया। अभी अब मेरे पास दो ऑप्शंस बचती हैं। पहली ऑप्शन तो है कि मैं कैरेक्टर लूँ ही ना उस पर्टिकुलर इंडेक्स में, हो या ना हो ये फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं ले ही नहीं रही। तो सिंपली मैंने आई को इंक्रीमेंट कर दिया कि अब मैं सभी स्ट्रिंग्स का नेक्स्ट इंडेक्स चेक करूंगी। साथ में जे को इंक्रीमेंट नहीं किया, क्योंकि जे टारगेट स्ट्रिंग का अभी जेथ कैरेक्टर मैंने चूज नहीं किया है, तो मैं सेम पैरामीटर दोबारा पास कर दूंगी, और बाकी सारे पैरामीटर्स पास कर दिए। सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या बचती है, कि मैं चेक करूंगी कि हाँ वो उस वाले पर्टिकुलर इंडेक्स पे सभी स्ट्रिंग में कहीं वो कैरेक्टर प्रेजेंट है जो कैरेक्टर मुझे चाहिए अपनी टारगेट स्ट्रिंग के लिए। और अगर वो कैरेक्टर प्रेजेंट हुआ, तो सेकंड ऑप्शन बनती है कि मैं उसे चूज कर लूंगी और चुपचाप टारगेट का सेकंड अगला वाला इंडेक्स चेक करूंगी। अब तो उसमें क्या हुआ, मैंने आंसर प्लस कर दिया, और साथ में काउंट, मतलब कितने कैरेक्टर्स हैं मेरे पास, कितने ऑप्शंस बचते हैं सभी स्ट्रिंग्स में, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे कितने बार वो कैरेक्टर आ रहा है, उसे मल्टीप्लाई करते हुए नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल कर दी, जिसमें मैंने आई को भी इंक्रीमेंट कर दिया कि अब मैं उस इंडेक्स का स्ट्रिंग्स का सभी स्ट्रिंग्स का वो इंडेक्स चेक कर चुकी हूँ। और J+1 भी कर दिया कि अब मुझे टारगेट जो स्ट्रिंग गिवन है उसमें नेक्स्ट इंडेक्स चेक करना है। तो सिंपली और लास्ट पे मैंने अपना आंसर मॉड एन रिटर्न कर दिया, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा था। अब इसे रन करके देखते हैं।
थैंक यू गाइस।